नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यानी कंप्यूटर जनरेशन। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको जानेंगे, जिससे कि आपके आने वाली परीक्षा में MCQ में आप इसको आसानी से समझ सकें और उन प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी फर्स्ट जनरेशन होती है प्रथम पीढ़ी, उसका समय कब से कब माना जाता है। तो उसका समय 1940 से 1956 के मध्य का माना जाता है, यानी इस समय के कंप्यूटर को प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं हैं, यानी जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि ये वैक्यूम ट्यूब पर निर्भर होते हैं। इसका मतलब ये है, अब आप लोग कहेंगे वैक्यूम ट्यूब क्या है, तो जिस प्रकार आज प्रोसेसर का यूज होता है, चिप का यूज होता है, उसी प्रकार से भंडारण के लिए और गणना करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। ठीक है, और इसके बाद इसकी दूसरी विशेषता है पंच कार्ड्स, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता था। यानी जैसे कि आज हम कीबोर्ड माउस यूज करते हैं उस इनपुट देने के लिए, उस प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड्स का यूज किया जाता था और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। इसके बाद जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनको केवल निर्देश यानी इनपुट केवल मशीनी भाषा में दिया जाता था। चौथा इसका विशेषता है मैग्नेटिक ड्रम्स का उपयोग मेमोरी के लिए किया जाता था, यानी कि जैसे कि आज की डेट में हम हार्ड डिस्क यूज करते हैं, उस समय मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था स्टोरेज के लिए। और पांचवी बड़ी विशेषता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की कि ये आकार में बहुत बड़े और वजनी होते थे। इसके बाद ये महंगे और अविश्वसनीय होते हैं, यानी इनका डाटा एक्यूरेट नहीं कहा जा सकता था। ठीक है, इसके बाद और अगली विशेषता ये थी कि ये आम लोगों की पहुंच से दूर थे, यानी इसको आम नागरिक खरीद नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की कुछ विशेषताएं थी। इसके बाद ये देखिए, आपको साइड में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोकप्रिय कंप्यूटर थे प्रथम कंप्यूटर के, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ENIAC और EDVAC, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के थे। जैसे कि ये UNIVAC है, इसका मतलब था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद IBM 701 एंड IBM 650, तो ये हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं वैक्यूम ट्यूब आखिर दिखता कैसा था। तो देखिए आप, ये वैक्यूम ट्यूब इस प्रकार से दिखता था जो कि हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज होता था। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स बहुत ही लार्ज साइज के होते थे, इनको एक कमरे के आकार के होते थे, इसलिए इनका लाने ले जाने में भी कोई सुविधा नहीं होती थी। ठीक है, तो ये हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारी सेकेंड पीढ़ी पर। तो द्वितीय पीढ़ी की जो कंप्यूटर होते थे यानी सेकेंड जनरेशन के, उनका कार्यकाल कब से कब माना जाता है, 1956 से लेके 1963 तक के मध्य के जो भी कंप्यूटर होते हैं उनको द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। अब इनकी विशेषताएं क्या है, पहला तो यह है कि ट्रांजिस्टर पर आधारित। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा है। तो देखिए, आपको प्रश्न जब MCQ आएंगे परीक्षा में तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि भाई सेकेंड पीढ़ी जो द्वितीय पीढ़ी थी उनमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होती थी, तो आपको आंसर देना है ट्रांजिस्टर। और प्रथम पीढ़ी में क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, और इसके लिए मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर प्राइमरी मेमोरी और मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग किया जाता था। तो देखिए, मेमोरी के लिए इसमें मैग्नेटिक कोर प्राइमरी मेमोरी बनाने के लिए और मैग्नेटिक टेप था वो सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करने के लिए किया जाता था। इसके बाद जब इसमें जो इनपुट दिए जाते थे यानी जो निर्देश दिए जाते थे वो असेंबली लैंग्वेज पर निर्भर होते थे। पहले वाली पीढ़ी में सिर्फ और सिर्फ मशीनरी भाषा का उपयोग होता था। इसके बाद देखिए, जो चौथी विशेषता है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी फोरटोन, कोबोल, मशीनी भाषाओं का विकास हो गया था। इसका मतलब यह है कि जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो हाई लेवल लैंग्वेजों को सपोर्ट करने लगे थे। ठीक है, इसके बाद है पांचवें जो विशेषता है वो है परिणाम प्रदर्शित करने के लिए अभी भी पंच कार्ड और
पिनट्रोट्स का पर निर्भर होते थे। ठीक है, मतलब इसमें पंच कार्ड का फिर भी यूज किया जाता था। इसके बाद जो छठवीं विशेषता है, कार्य विशेष के लिए उपयोग, यानी किसी विशेष कार्य के लिए इनका उपयोग किया जाता था। और ये सेकेंड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, जैसे हनीवेल 400, IBM 7090, CDC 1604, यूनिवेक 1108 और मार्क 3। तो ये हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनमें टेक्नोलॉजी क्या होती थी। जैसे मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर का यूज होता था, तो एक कुछ इस प्रकार से ट्रांजिस्टर दिखता था। और जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो इस टाइप से दिखते थे, जो किसी विशेष कार्य के लिए यूज किए जाते थे। तो ये हमारा सेकेंड पीढ़ी कंप्लीट हो चुकी है, द्वितीय पीढ़ी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम चलते हैं हमारे थर्ड जनरेशन यानी तृतीय पीढ़ी पर। तो जो तृतीय पीढ़ी है उसका कार्यकाल 1964 से लेके 1971 तक माना गया है। ठीक है, यानी इस काल के मध्य के जितने भी कंप्यूटर हैं उनको तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है। जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थी उनकी विशेषता यह है कि इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित, यानी अब इसमें टेक्नोलॉजी क्या हो गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगे थे। इसके बाद दूसरी विशेषता ये थी कि आकार में बहुत छोटे और भरोसेमंद थे, यानी इनका डाटा बहुत ही एक्यूरेट था। और तीसरा ये है कि इनपुट और निर्देशों के लिए इसमें बेसिक, कोबोल, पास्कल जैसी हाई लेवल मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा था। यानी इसमें मशीनी भाषा जो प्रथम में यूज होती थी, अब इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यानी इस प्रकार की बेसिक, कोबोल, पास्कल जैसी लैंग्वेज यूज होने लगी थी। इसके बाद चौथा है, अब इसमें देखिए इसमें बड़ा परिवर्तन आया था कि पिछली जो दो का जनरेशन थी उसमें पंच कार्ड यूज होता था, लेकिन इसमें पंच कार्ड की जगह पर माउस और कीबोर्ड का उपयोग तथा आउटपुट के लिए मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाने लगा था। यानी कि अब हमें कीबोर्ड की जरिए हम इनपुट दे सकते थे और मॉनिटर के जरिए हम अपना आउटपुट दे सकते थे। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था थर्ड पीढ़ी की कंप्यूटर्स में। ठीक है, इसके बाद देखिए ये पांचवी विशेषता क्या थी, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हम एक समय पर कई काम कर सकते थे। जैसे मान लीजिए हम म्यूजिक भी बजा सकते हैं, और जैसे मान लीजिए कुछ टाइपिंग कर रहे हैं तो ये मल्टीटास्किंग होता है, एक समय पर कई काम करना। तो ये मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करने लगे थे। इसके बाद है ये सामान्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होने लगे थे। ठीक है, तो ये इनका सामान्य उद्देश्य के लिए यानी घर में, ऑफिस में, ये सामान्य कार्य के लिए उपयोग होने लगे थे। ठीक है, तो इसके बाद ये देखिए कुछ इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे तृतीय लेवल यानी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों के हैं। ये सीरीज देखो ITDC B16, ये सारे जो हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि इसमें टेक्नोलॉजी, तो देखिए जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा था, तो इस प्रकार से ये दिखती थी। ठीक है, और इसके बाद हम देख चुके हैं कि जो हमारा कंप्यूटर था वो इस टाइप का दिखने लगा था, जिसपे एक कीबोर्ड लगा गया है और जो आउटपुट दिखेगा वो हमें मॉनिटर के थ्रू दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो थर्ड जनरेशन था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने फोर्थ जनरेशन की तरफ। तो देखिए जो चौथी पीढ़ी है उसका जो कार्यकाल है वो 1971 से लेके 1980 तक के मध्य माना जाता था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखिए इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होनी थी वो VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक पर निर्भर हो गया था। ठीक है, तो ये इसकी टेक्नोलॉजी यूज बदल गई थी चौथी पीढ़ी में। अब और ये देखिए सेकंड जो विशेषता है, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा था, यानी जो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी विशेषता थी वो GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तकनीक पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास उपयोग है। यानी जो आजकल आप कंप्यूटर देखते हैं ना, जिसपे कि आपको आइकन दिखते हैं, आप आइकन पे क्लिक कर देते हैं तो आपको वो चीज खुल के आ जाती है। पहले ये नहीं होता था, पहले आपको कमांड लिखनी पड़ती थी। जैसे कि अगर आपको मान लो कोई फाइल लिखनी है तो आप लिखते थे ओपन, ठीक है, कंप्यूटर, तो इस टाइप से आपका माई कंप्यूटर खुलता था। लेकिन जो GUI ग्राफिकल होता है उसमें क्या होता है, आपका माई कंप्यूटर का एक आइकन बना होता है, आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका माई कंप्यूटर खुल जाता है। तो ये GIU ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। ठीक है, और जो इसकी चौथी विशेषता थी
वो है MS DOS, MS विंडो, मैक एंड GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का तेजी से विकास हुआ और माइक्रो कंप्यूटर की क्रांति हुई। यानी मैंने आपको बताया है कि इसमें DOS ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट था, विंडो भी, मैक, और जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित थे। इसके बाद इसकी पांचवी विशेषता अधिक तेज और ज्यादा भरोसेमंद थे। ये सभी पीढ़ियों के कंप्यूटर से अधिक तेज होते हैं। और छठवां, आकार में छोटे और हल्के होते हैं, इन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी आसानी होती है। सातवां है आम आदमी की पहुंच, यानी ये कंप्यूटर थे जो सभी लोग खरीद सकते थे। और आठवां, इंटरनेट का इस्तेमाल, यानी इन चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंटरनेट का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था। और नवीं जो विशेषता है इसकी वो है जो C++ प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल। इनमें C और C++ प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल किया जाने लगा था और ये कम खर्चीले थे, यानी इनका मेंटेनेंस बहुत ही कम था। तो चलिए हम देखते हैं इनके कुछ उदाहरण। तो ये IBM 4341, DEC 10, Star 1000, PUB 11 एंड PCs एंड मैसिंथोस, ये सारे कुछ हमारे जो हैं वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इसके बाद चलिए हम देखते हैं। तो जब देखिए अब इसमें माइक्रो प्रोसेसर या इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा था, जो कि इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। और ये जो इसका जो कंप्यूटर है वो इस प्रकार से दिखने लगे थे, जिसमें कि आपको CPU, माइक्रो प्रोसेसर मिल जाएगा, कीबोर्ड मिल जाएगा, ग्राफिकल यूजर के लिए मॉनिटर, माउस मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार से चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर दिखने लगे थे। अब हम चलते हैं हमारी पांचवी पीढ़ी पर। तो जो पांचवी पीढ़ी है वो है जो वर्तमान में भविष्य तक रहेगी, यानी जो इस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो आज की डेट में यूज हो रहे हैं और भविष्य में यूज होंगे। इसके लिए इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होने लगी थी? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसमें ये वाली टेक्नोलॉजी ULSI यूज होने लगी थी। इसके बाद तथा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी यूज होने लगी थी, ठीक है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम समझ सकते हैं जैसे वॉइस कमांड पे काम करने लगा है, ठीक है। फेस स्कैनर जैसे टाइप की टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। इसके बाद इसकी सेकंड विशेषता क्या है कि भाई छोटे, हल्के और इस्तेमाल में आसान होते हैं। बहुत ही छोटे होते हैं, वजन में हल्के होते हैं और ये आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तीसरा क्या है इसकी? सस्ते और विश्वसनीय तथा आम इंसान तक सीधी पहुंच होते। सस्ते थे, एक्यूरेट डेटा देते थे, शुद्ध परिणाम देते हैं और आम इंसान तक पहुंच जाते हैं, यानी कोई भी इनको, आज आप देखते हैं कि सबके घर में कंप्यूटर, लैपटॉप है। कृत्रिम बुद्धि तथा इंटरनेट और थिंग्स तकनीक का विकास, यानी कृत्रिम बुद्धि यानी रोबोटिक, ठीक है। ये रोबोटिक पर काम करने हैं, रोबोटिक जैसे काम करते हैं, ठीक है। ये इंटरनेट का उपयोग होता है। और थिंग्स तकनीक का विकास, यानी तरह तरह की चीज़ों इस्तेमाल हो सकती हैं। इसमें देखिए टच स्क्रीन, जो आजकल आप लोग मोबाइलों में यूज़ करते हैं, टच स्क्रीन, कंप्यूटर भी टच स्क्रीन आने लगे, टैबलेट भी टच स्क्रीन, कंट्रोल का इस्तेमाल होता है, वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और छठवीं जो विशेषता है वो है C++, जावा, .NET, ASP और भाषाओं का उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। अब देखिए इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। डेस्कटॉप PC हो गया, मैकबुक हो गया, लैपटॉप, अल्ट्राबुक, आईफोन, iWatch, स्मार्टफोन, बियरवेल्स डिवाइसेस, यानी ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो पांचों पीढ़ी हैं वो हमने इस वीडियो में देख ली हैं और मैंने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिनसे आपके पेपर में प्रश्न बनेंगे, उन सभी फैक्ट्स को मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। आप इतने को अपने नोट्स बना लीजिए, आप इनका रिवीजन करिएगा, इनमें से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। और अगर आप इसका PDF फॉर्म चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।